यस सर। राइट, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं वो नहीं जानते मुझे, तो अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, या फिर कहीं पे प्रॉब्लम आए, तो प्लीज आप या तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं, या फिर आप टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे, जिसमें भी आप कन्वीनियंट हो आप कर सकते हैं। सो देन आई विल कम टू नो कि व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग एट योर पॉइंट ऑफ टाइम प्लेस। सो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और तो क्लासिफिकेशन सिस्टम आप सब लोगों ने हो कि मतलब पढ़ रखा होगा ये चैप्टर, ऐसा है ना? स्कूल में तो पढ़ रखा होगा सबने, नहीं? यस सर। अच्छा, पढ़ रखा है, ठीक है। तो चलो मुझे इसमें बताते रहना, है ना? तो देखो यहाँ पर हमारे जो सीबीएसई की जो आपके एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया गया वो 5 किंगडम सिस्टम से स्टार्ट किया गया। इन द मीन टाइम मैं शॉर्ट में कुछ चीजें आपको बताता चलूंगा जो आपके लिए नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और वो आपको आनी चाहिए, बट दे हैव नॉट बीन मेंशन इन योर एनसीईआरटी बुक। तो सबसे पहली बात हम लोग जब करते हैं, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको हमने कहा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो आर्टिफिशियल, तो आप हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, कोई बताएगा? और कौन सा सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था, आप बताइए प्लीज। So the first classification system was a two classification system, that is the Plantae and Animalia. Right. That is also known as the artificial classification system. Fine. So what are the peculiarity of, very good attempt मेराज। हाँ, तो बताओ क्या था, मतलब क्या अपन क्या चीजें कंसीडर करते हैं, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन देता हूँ। Classification system में sir, they considered only two organisms, plants and animals, and they as this classification system is not in use now, because it only put into category only a few characteristics of either plant or animal. So there were many organisms which were left out of both of these categories that were not included in either of these group. So that is why the classification system had to be developed. ठीक है, फाइन, ठीक है। तो चलो, इट वाज गुड एफर्ट, है ना? और कोई बताएगा क्या? कोई नहीं, चलो दैट्स ग्रेट। तो आपको पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए और आपको बताते रहना चाहिए, ठीक है? ठीक है, इन्होंने मतलब लाइक एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत सही बताया, वेरी गुड। मतलब आपकी एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है? चलो दैट्स ग्रेट। चलो देखो, अभी आर्टिफिशियल के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, मेरी बात को थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुनो, है ना? मैं दो चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है? बाकी चीजें भी धीरे धीरे बताता रहूंगा। तो देखो, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब कोई भी चीज आर्टिफिशियली डिजाइन कर दी है ना? तो यहां पर क्या होता है, जब भी हम किसी भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन का जो बेसिस होता है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है ना? तो अगर किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में एनिमल्स, प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, या इनफैक्ट किसी भी बायोलॉजिकल चीज को क्लासिफाई करने के लिए, अगर हम उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को लेते हैं, तो यहां पर हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, तो अगर हम किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को इंक्लूड करते हैं, तो हम ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। मतलब कि अगर प्लांट और एनिमल या किसी भी चीज को क्लासिफाई किया गया, उसका बेसिस सिर्फ मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए। अब पहली बात है कि चलो बेसिक बात करते हैं, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी को अगर मैं बहुत बेसिक टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, तो मैं ये कहूंगा द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, है ना? ऐसा कोई भी एक्सटर्नल कैरेक्टर जिसको कि हम टच फील कर सकें या अपने सेंसेस से जान सकें, उसको हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन सिस्टम किसी भी साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग से आज तक किया हो, जिसने सिर्फ मॉर्फोलॉजी को बेसिस लिया हो, उसके बेसिस पे हम उसको मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। दुनिया में पहला, जो वर्ल्ड का सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था, वर्ल्ड का फर्स्ट क्लास, अगर आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजी का पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन है या फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा है, तो वर्ल्ड का पहला जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, वो सिस्टम किसने दिया था? दैट वाज गिवन बाय Aristotle. I think दैट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। तो देखो, अरिस्टोटल ने सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, है ना?
अब अरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया ये 350 बीसी दिया। बीसी बोले तो बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट बोले तो जीसस क्राइस्ट की डेथ के 350 साल पहले, बहुत पहली बात है, ठीक है। तो ही वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर ऑफ यूनान। तो इन्होंने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। अरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इन्होंने क्लासिफाई किया। अच्छा, अरिस्टोटल को और भी कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। हाँ, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी नहीं बोलते हैं। अच्छा, अरिस्टोटल ने कहा कि इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी एनिमल पाए जाते हैं, तो अरिस्टोटल का ये कहना था कि एनिमल्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब एनिमल के क्लासिफिकेशन का इनका बेसिस क्या था? तो अरिस्टोटल ने क्या किया, एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक लिया एनिमल्स में, और वो क्या था? दैट वाज द कलर ऑफ ब्लड। तो इन्होंने ब्लड के कलर के बेसिस पे, कलर ऑफ ब्लड, दैट वाज द मॉर्फोलॉजिकल फीचर, है ना। तो क्या ब्लड के कलर को तो हम लोग फिजिकली देख सकते हैं, तो एक मॉर्फोलॉजिकल, तो हम ये कहेंगे कि अरिस्टोटल ने जो भी अपना क्लासिफाई किया वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, है ना, ठीक है। अब इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में अरिस्टोटल ने कहा कि दुनिया में दो तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। पहले वो एनिमल्स जिनको कि उसने कहा इन एइमा, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एक्चुअली आपका नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उसने कहा, तो पूछा हुआ था इन एइमा क्या होता है, तो अरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया, उसने कहा कि इन एइमा वो एनिमल्स होते हैं दे हैव रेड ब्लड, है ना, तो विद रेड ब्लड। तो ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड पाया जाता है उनको इनेइमा कहते हैं। और दूसरा उसने बोला कि एनेइमा, है ना, एनेइमा। तो उसने कहा कि ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता, दे आर विदाउट रेड ब्लड। तो क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में जो पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले क्लासिफाई जिनको किया गया वो एनिमल्स थे। तो अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन हु गिवन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इन 350 BC। क्लियर है? यस सर। तो पहले हाँ जी, तो नोट करिए पहले, है ना। तो पहले नोट कीजिए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं आपको लिखवा देता हूं कि व्हाट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। नोट करेंगे, व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन, व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन, हाँ जी, पहले मैं ये नोट कर लो ना, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर इसको नीचे नोट कर लेना, है ना। आप टेक्स्ट बुक अपना, अपनी नोटबुक अपने साथ में रखेंगे और जो मैं आपको पढ़ाता हूं उसको नोट करते जाइए, ठीक है। नोट करेंगे, व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन on the basis of morphological characteristic, on the basis of morphological characteristic, we call this kind of classification, we call this kind of classification artificial system of classification, ठीक है, फुल स्टॉप, है ना। अब आप इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको इसी में कुछ और बताता हूं। सर दोबारा बता दिए, मेरे पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। तो मैंने ये बताया कि ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसको कि हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे क्लासिफाई करें, है ना। मतलब कि मॉर्फोलॉजिकल का मतलब हुआ क्या, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम लोग उस क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाएं। कोई भी साइंटिस्ट अगर ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाता है तो ऐसे किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहेंगे। तो दुनिया का पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम, वर्ल्ड फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट वाज गिवन बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ग्रीस में, जिसको यूनान पहले कहते थे, तो ग्रीस में ही वाज अ फिलोसोफर। अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो वर्ल्ड का पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम वो किसने दिया था, दैट वाज गिवन बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने क्या किया, एनिमल को क्लासिफाई किया। इसने एनिमल को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, इन एइमा और एन एइमा। इन एइमा वो थे जिनमें रेड ब्लड पाया जाता था और एन एइमा वो थे जिनमें रेड ब्लड नहीं पाया था। इसने बोला कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी एनिमल पाए जाते हैं उनको हम आर्टिफिशियली या ब्लड के कलर के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक वो जिनमें रेड ब्लड पाया जाता है, दूसरा जो जिनमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता। तो उसने क्या किया, ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड पाया जाता है उनको इन एइमा कहा
और ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता उनको एनेइमा कहा। सो दैट वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। तो पहला वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन सिस्टम जूलॉजी का क्लासिफिकेशन सिस्टम था, एंड दैट वाज गिवन बाय अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आपने इसको सबने नोट कर लिया? यस सर। राइट। तो अब देखिए, अरिस्टोटल का एक बड़ा फेवरेट स्टूडेंट हुआ करता था, है ना? उन भाई साहब का नाम क्या था? थियोफ्रेस्टस। नाम सुना है क्या? थियोफ्रेस्टस अरिस्टोटल का ही स्टूडेंट था, और ये इसका सबसे फेवरेट स्टूडेंट था। इसने देखा कि इसके टीचर ने एनिमल को दो क्लास पे डिवाइड कर दिया, और किसी के बेसिस पे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। इसने क्या किया? इसने बॉटनी में काम करना शुरू किया, मतलब प्लांट में काम करना शुरू किया। अरिस्टोटल एनिमल्स में काम करते थे। इसने क्या किया? प्लांट के हाइट के बेसिस पे, तो इसने कैरेक्टरिस्टिक क्या लिया? हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट, तो हाइट क्या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है? मॉर्फोलॉजिकल फीचर है ना हाइट, यस है ना? तो हम थियोफ्रेस्टस के भी क्लासिफिकेशन को क्या कहेंगे कि ये भी कैसा क्लासिफिकेशन है? आर्टिफिशियल। क्यों? क्योंकि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे है। तो इसने क्या किया? प्लांट की हाइट के बेसिस पे प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। तो थियोफ्रेस्टस ने कहा कि देखो भाई, इस दुनिया में जितने भी प्लांट पाए जाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वो 3 ही कैटेगरी के पाए जाते हैं। तो उसने बोला कि हम 3 कैटेगरी के प्लांट बोलते हैं। सबसे पहले वो प्लांट जिनको कि उसने श्रब कहा। तो उसने कहा कि ऐसे वो प्लांट जो 1 से 2 फीट के, 1 से 3 फीट के होते हैं, है ना? 1 से 3 फीट तक के प्लांट होते हैं, तो 1 to 3 फीट के प्लांट को उसने श्रब कहा। दूसरा उसने कहा, सॉरी गड़बड़ हो गया, इसने हर्ब कहा। तो इसने कहा कि सबसे पहले वो प्लांट आते हैं, हर्ब्स आते हैं, है ना? तो इसने कहा हर्ब्स वो होते हैं जो 1 से 3 फीट तक के प्लांट होते हैं, और इनके स्टेम जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, है ना? तो दे हैव सॉफ्ट स्टेम। तो सॉफ्ट स्टेम और 1 to 3 फीट के होते हैं, उसको उसने हर्ब्स कहा। दूसरे नंबर पर उसने कहा श्रब आती हैं, है ना? तो उसने कहा श्रब्स वो होती हैं जो कि 3 to 7 फीट तक की होती हैं। अब देखो हाइट के बेसिस पे डिवाइड कर रहा है। उसने कहा कि 3 to 7 फीट की होती हैं, और ये कैसी होती हैं? दे आर स्पाइनी एंड वुडी। इनमें थोड़े थोड़े कांटे होते हैं और ये वुडी होती हैं, लेकिन इनके स्टेम थिक नहीं होते, मतलब ज्यादा थिक नहीं होते, पतले स्टेम होते हैं, सॉफ्ट हार्ड स्टेम होते हैं और स्पाइनी स्टेम होते हैं। इसने कहा तीसरे वो होते हैं, तीसरी कैटेगरी में आएंगे ट्री। तो ट्री उसने कहा कि जो 7 फीट और इससे ज्यादा हो सकते हैं, है ना? 7 फीट एंड मोर, ठीक है? और उसने कहा कि ये कैसे होते हैं? दे आर वुडी। और क्या खास बात होगी? दे हैव थिक स्टेम। तो इनका जो स्टेम होता है वो थिक होता है। तो इसने क्या किया? थियोफ्रेस्टस ने प्लांट के हाइट के बेसिस पे प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो ये भी एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। थियोफ्रेस्टस को ही क्या कहा जाता है? ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ बॉटनी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बॉटनी, है ना? तो दोनों ही एग्जाम्पल किसके थे? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के थे, थियोफ्रेस्टस का और दूसरा अरिस्टोटल। क्लियर भाई? यस सर। यस सर। नोट कीजिए, इसको भी नोट कीजिए। ये सब शॉर्ट में नोट करते जाइए, जैसे मैं आपको स्क्रीन में जो लिखा मिल रहा है बस आपको उतना ही नोट करना है। रीजन ये है कि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वाला पार्ट आपके बुक में मिसिंग है, एनसीईआरटी में मिसिंग है, और आप देखेंगे नीट में से क्वेश्चन पूछा जाता है। डन? यस सर, डन सर। ठीक है, अब देखो फिर आते हैं दूसरे नंबर पर। तो दूसरा क्लासिफिकेशन का टाइप क्या है? दूसरा क्लासिफिकेशन का जो टाइप है ना, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आज की डेट में जो 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हम पढ़ते हैं, वो कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम है? वो नेचुरल भी नहीं है जो हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या। तो यहां पर साइंटिस्टों ने बेसिस क्या लिया? अगर कोई भी ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें हम नेचुरल एफिनिटी को लेते हैं, क्या लेते हैं? नेचुरल अफिनिटी, नेचुरल एफिनिटी बिटवीन, है ना, ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब हुआ इसका भाई? देखो समझना मेरी बात। तो जैसे हमने एक कैरेक्टरिस्टिक ले लिया रिप्रोडक्शन, तो समझिए अगर कोई भी 2 ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो एक ही स्पीसीज,
तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन। और क्या इसमें मॉर्फोलॉजी को भी लेते हैं, मतलब आर्टिफिशियल वाले को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। मॉर्फोलॉजी को हमने ले लिया है ना, और क्या ले लिया, एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है भाई, एनाटॉमी क्या होती है, बॉडी टिश्यू डिजाइन। स्ट्रक्चर, हाँ बॉडी का स्ट्रक्चर, टिश्यू स्ट्रक्चर है ना। तो बॉडी हमने स्ट्रक्चर है, मतलब टिश्यू स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ले लिया, रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी ले लिया। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, नेचुरल रिएक्शंस गोइंग ऑन, इसमें क्या स्टडी करते हैं, नेचुरल रिएक्शंस गोइंग इनसाइड ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी नेचुरल रिएक्शन होती है, हम लोग 11th में पूरी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन आएगा उसमें, उसमें रेस्पिरेशन आएगा, रिप्रोडक्शन आपके तो लेवल पे नहीं है, 12th में है, रेस्पिरेशन आएगा, एक्सक्रीशन आएगा, है ना, हम लोग पढ़ेंगे ये रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, न्यूरल सिस्टम, सब आपके सिलेबस में है। तो वो सब फिजियोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है। तो यहाँ पर ये सब नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में नेचुरल एफिनिटी या नेचुरल रिलेशनशिप को लिया जाए, तो हम ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या बोलते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देने वाले जो साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, उनका नाम था बेंथम और हुकर। ये नाम जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस नीट पे पूछे हुए हैं। और देखिए, अगर आपको जरा भी कहीं पे ये इल्यूजन या कंफ्यूजन किसी को हो कि हम लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं या ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, तो आप एक काम करिएगा, एक बार आप नीट का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिएगा, आपका एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, और मेरे से भी आप ये क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा हूँ विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज योर नीट एग्जामिनेशन। जो मैं शॉर्ट में लिखाऊंगा वो एक्सक्लूसिवली नीट के लिए होगा, और स्कूल के लिए तो मैं आप एनसीईआरटी अपने साथ में रखें, मैं आपके एनसीईआरटी के ही सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन हम लोग वो चीजें यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे जो चीजें एनसीईआरटी में मिसिंग है, बट उनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नीट प्लस एनसीईआरटी दोनों ही कवर करेंगे और कंप्लीटली कवर करेंगे, कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और आपको कोई भी चीज ना समझ में आए या आपके अंदर मन में कोई भी क्वेरी हो, तो आप एकदम फ्रैंकली पूछ सकते हैं, यू नीड नॉट टू हेजिटेट, मतलब किसी और को बोलने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली मेरे को बोल सकते हैं कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम है, राइट। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लगता है कि आप माइक से नहीं बोल सकते, तो आप बिल्कुल मैसेज करिए, बट एटलीस्ट शेयर विद मी। देखिए, अब यहाँ पे जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, दैट वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, बेंथम एंड हुकर। तो बेंथम और हुकर दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया, और नेचुरल या इन्होंने नेचुरल एफिनिटीज के बेसिस पे एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासिफाई किया। नेचुरल सिस्टम ऑफ जो क्लासिफिकेशन था, दैट वाज गिवन बिटवीन 1862, आप जस्ट नोट कर सकते हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड हालांकि, और 1883 के बीच में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये बिल्कुल याद रखेंगे, मैच द फॉलोइंग में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। एनसीईआरटी और नीट का, हाँ तारीख एनसीईआरटी, अच्छा नीट किन किन लोगों को नहीं देना है, ये कौन लोग जिनको नीट देना ही नहीं है कोई ऐसा क्या, सबको देना है? सर नेचुरल के बाद क्या लिखा है? नेचुरल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों चीजें कवर कर रहे हैं ना, एनसीईआरटी पूरी कवर करेंगे प्लस 15% करीब एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, 10 to 15% थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, है ना। और एनसीईआरटी हम लोग पूरी की पूरी कवर करेंगे, और उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, इस सीक्वेंस में एनसीईआरटी, ठीक है ना। ओके, तो देखिए बेंथम और हुकर ने क्या किया, 1862 और 1883 में एक सिस्टम दिया, उसको हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम किस बेसिस पे है, नेचुरल एफिनिटी के बेसिस पे, है ना। नेचुरल एफिनिटी बिटवीन ऑर्गेनिज्म, क्या मतलब हुआ, मतलब दैट इज नेचुरल रिलेशनशिप, क्या चीज है, नेचुरल रिलेशनशिप, नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ऑर्गेनिज्म में नेचुरल रिलेशनशिप के बेसिस पे इन्होंने इस सिस्टम को डिफाइन किया। एक और क्वेश्चन है, बड़ा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंथम और हुकर ने एक बुक लिखी थी, जिस बुक में सिस्टम को डिफाइन किया था, उस बुक का नाम बताइए। ये भी मैच द फॉलोइंग में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उस बुक का नाम है जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम। तो जेनेरा प्लांटेरम बेंथम और हुकर की लिखी हुई एक बुक है, और इस बुक में बेंथम और हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई। बोलो समझ आया?
Yes, sir. sir. Yes, sir. सबको ठीक है, नोट करिए इसको भी, बस आप नोट करते जाइए। ठीक है, एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, तीसरा, थर्ड। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो यही तीसरे टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, ये थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, नोट कर ले सबने, किसी का रह जाए तो Yes, बोल sir. देना। ठीक है, नहीं हुआ। नहीं हुआ, चलो नोट कर लो, इसका नहीं हुआ। और जिसको कहीं पे कोई और कंफ्यूजन हो पूछते जाइएगा, ठीक है ना, साथ साथ। डन। Yes. ठीक है, चलो ग्रेट। अब आइए, थर्ड है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आते हैं, आज की डेट में जितने भी हम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं, आज की डेट में जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो वाइटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जहां से पूरी कहानी शुरू होती है एनसीईआरटी की, वो सब फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कोई मुझे फाइलोजेनी का वर्ड मतलब बता सकता है क्या? फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इट मींट बाय फाइलोजेनी? बताओ भाई, फाइलोजेनी यानी क्या होता है? Phylum, the phylum classification something. फाइलम क्लासिफिकेशन, ओके। और कोई? सर एवोल्यूशनरी। हाँ, वेरी गुड। फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी, है ना। तो एवोल्यूशनरी, एवोल्यूशन के बेसिस पे, एवोल्यूशन क्या है? इस अर्थ में कौन एनिमल या प्लांट पहले आए या कौन ऑर्गेनिज्म पहले आए, कौन उसके बाद में आए, और कैसे धीरे धीरे कैरेक्टरिस्टिक एड ऑन होते गए, एवोल्यूशन होता गया, और कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म, नए नए ऑर्गेनिज्म और ज्यादा एडवांस फीचर वाले ऑर्गेनिज्म बनते गए। इस सीक्वेंस को हम एवोल्यूशन बोलते हैं। बड़ा लेमैन की लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं आपको, इसको हम एवोल्यूशन कहते हैं, है ना। अब देखो एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो हमने सीक्वेंस बना रखा है कि सबसे पहले पाइशीज आई होंगे, मतलब फिशेज आई होंगी, फिर एम्फीबियन आए होंगे, फिर रेप्टाइल्स आए होंगे, फिर रेप्टाइल में 2 तरह के रेप्टाइल बने होंगे, एक हवा में उड़ने वाले, उनसे एप्स बन गए होंगे, मतलब बर्ड्स बनी होंगी, एक वो जो जमीन पे रहते थे, उनसे मैमल्स बन गए होंगे, और ऐसे इस तरह से एवोल्यूशन हुआ। ये पूरी कहानी हमको कहां से पता लगी? ये कहानी हमको पता लगी कहां से? फॉसिल्स। जब हमें फॉसिल्स मिलना स्टार्ट हो गए तो धीरे धीरे फॉसिल्स को हमने सीक्वेंस पे रखा, और फॉसिल्स के बेसिस पे हम क्या कर पाए? इस सिस्टम को बना, है ना। तो नोट करेंगे, एनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन which is any system of classification which is based on, Sir, could you please repeat? yeah sure, any system of classification, any system of classification which is based on evolutionary concept, which is based on evolutionary concept, is called phylogenetic, is called phylogenetic system of classification, phylogenetic system of classification. Next point, next point में लिखेंगे, the phylogenetic system of classification, the phylogenetic system of classification was given by Engler and Prandtl. The phylogenetic system of classification, the phylogenetic system of classification was given by Engler and Prandtl. Next point, their book was, अब इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, इस बुक का भी नाम बिल्कुल एकदम याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया। their book was Die Naturalisten
नेचुरलेचिन, देयर बुक डाई नेचुरलेचिन, हाँ वेरी गुड, पिफ्लेंजन फेमलिन, पिफ्लेंजन, एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है फेमलिन, FAMILI, डाई नेचुरलेचिन पिफ्लेंजन फेमलिन, ये इनकी बुक थी, इसमें इन्होंने इसको मेंशन किया। देयर बुक वाज डाई नेचुरलेचिन पिफ्लेंजन फेमलिन। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई क्या, हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जहां से आपकी एनसीईआरटी शुरू। तो एनसीईआरटी में 3 ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम थे आर्टिफिशियल, और आप देखेंगे बुक्स का नाम, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम मैच द फॉलोइंग में पूछे गए, कई बार फ्रिक्वेंटली पूछे गए, 1-2 बार नहीं, ऐसा नहीं कि एक बार पूछा गया, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आपको मिलेगा पुराने क्वेश्चन बैंक जब देखें। अब आ जाते हैं जहां से हमारी एनसीईआरटी शुरू होती है, मतलब सीबीएसई बोर्ड जहां से हमें पढ़ाना शुरू करता है, राइट। तो वो हमारा चौथा है, और वो कैसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है, या चौथा मैं नहीं कहूंगा इसको, ये 3 ही क्लासिफिकेशन सिस्टम के टाइप है, और ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ही है ना। अब यहां पर सबसे पहले आते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो देखो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसा था, ये भी एक तरह का फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था, है ना, और इसमें नेचुरल चीजों को, नेचुरल एफिनिटी को भी लिया गया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ये लिनियस ने दिया हुआ था, जिनका के नाम कार्ल वॉन लिनियस, कार्ल वॉन लिनियस। तो कार्ल वॉन लिनियस, कार्ल वॉन लिनियस साहब, इन्होंने सबसे पहले अपना एक बायोलॉजिकल नेम लग दिया कैरोलस लिनियस, इन्हीं का नाम है कैरोलस लिनियस। तो कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कैरोलस लिनियस, कहीं कहीं कार्ल वॉन लिनियस, यही है, ठीक है। इन्होंने एक्चुअली बाइनोमियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बताया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, और इन्होंने मतलब कहा कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं उन सबका बायोलॉजिकल नेम होना चाहिए, और सबसे पहले इन्होंने अपना ही बायोलॉजिकल नेम लिख दिया। तो इनका एक्चुअल नाम तो कार्ल वॉन लिनियस था, और इन्होंने अपना बायोलॉजिकल नेम जो लिखा है वो कैरोलस लिनियस उन्होंने अपना नाम रख लिया, है ना। तो ये एक ही आदमी है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, अब यहां से किंगडम वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया। तो इन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, हम सभी ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में या 2 किंगडम में क्लासिफाई कर सकते हैं ना। तो इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट किंगडम होगा, तो फर्स्ट किंगडम, इन्होंने कहा कि जो पहला किंगडम होगा वो हमारा क्या होगा, प्लांटी। तो वर्ल्ड में सबसे पहला जो किंगडम बनाया गया दैट वाज द प्लांटी। और फिर सेकंड किंगडम इन्होंने कहा वो होगा एनिमिलिया, एनिमिलिया। तो इन्होंने कहा कि हम प्लांट और एनिमल 2 अलग अलग किंगडम में डिवाइड करेंगे, और पहला हमारा किंगडम प्लांटे ही होगा, दूसरा एनिमिलिया होगा। तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया कि इनको पूरे वर्ल्ड में जितने ऑर्गेनिज्म है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया, है ना, नोट करो। फिर हम लोग नोट करेंगे कि इसका बेसिस क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस। ठीक है, तो नोट करेंगे बेसिस ऑफ, इंपॉर्टेंट है, बेसिस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, बेसिस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का बेसिस क्या है, फर्स्ट बेसिस, तो नोट करेंगे द फर्स्ट बेसिस इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट में पाई जाती है और एनिमल में नहीं पाई जाती, लेकिन आप सिर्फ इतना लिखते हैं, फर्स्ट बेसिस वाज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक क्रिस्टल, प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक क्रिस्टल इन सेल, प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक क्रिस्टल इन सेल। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है मुझे, इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकता है? देखो ये चीज मैं आपको और डिटेल में, जब आपको मैं सेल बायोलॉजी मतलब सेल स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूंगा,
तो वहां पर जो आपका चैप्टर 8 है, जब मैं वो पढ़ा रहूंगा तो आपको और मैं डिटेल में पढ़ूँ। तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लांट और एनिमल सेल जो होती है उसके प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस। प्लांट के सेल के प्रोटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। वो ग्रेन्यूल्स क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। वो कैल्शियम के हो सकते हैं, वो मैग्नीशियम के हो सकते हैं, वो आयरन के हो सकते हैं, वो कॉपर के हो सकते हैं, वो मैग्नीज के हो सकते हैं, वो इनमें से किसी भी चीज के हो सकते हैं। ये जो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इन ग्रेन्यूल्स को हम लोग बायोलॉजी की लैंग्वेज में या सेल बायोलॉजी की लैंग्वेज में सेल इंक्लूजन्स कहते हैं। और ये क्रिस्टल या सेल इंक्लूजन ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, राइट। तो इन्हीं को यहां पे कहा गया इनऑर्गेनिक क्रिस्टल। तो प्लांट में इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स पाए जाते हैं प्रोटोप्लाज्म में, और एनिमल में नहीं पाए जाते। तो ये दूसरा बेसिस था क्लासिफिकेशन का। थर्ड पॉइंट नोट करेंगे। थर्ड वाज दैट वाज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं और एनिमल हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ वाज ग्रोथ। क्या मतलब हुआ भाई? प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। वो जब तक प्लांट मर नहीं जाएगा तब तक उसमें नए पार्ट बनते रहेंगे, उसकी हाइट बढ़ती रहेगी, उसमें लेंथ बढ़ती रहेगी, वो सब कुछ होता रहेगा। एनिमल में जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। हमको आपको ही पता है कि हम आप 25 साल 26 साल के बाद किसी भी ह्यूमन में ग्रोथ नहीं होती है। ऐसे हर एनिमल का ग्रोथ का एक टाइम पीरियड, वेल डिफाइंड टाइम पीरियड होता है, और तभी ग्रोथ होती है। तो प्लांटेई और एनिमिलिया की ग्रोथ में भी फर्क है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन सिस्टम। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन सिस्टम। आपको पता है एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं और प्लांट में एनिमल सिस्टम्स ऑर्गन सिस्टम्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक थे, है ना। और एक और चीज है, लोकोमोशन। एनिमल में लोकोमोशन होता है, प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता है बहुत, और अगर हुआ भी किसी किसी में तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से होता है। ठीक है, तो एक और चीज है सेंस ऑर्गन्स, है ना। सेंसरी, या यूं कहें हम लिख सकते हैं सेंसरी ऑर्गन। आपको ही पता है एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्लांट में नहीं पाए जाते। तो ये बेसिस थे जिसके बेसिस पे यहां पर कार्ल वॉन लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। बताएं भाई, कोई डाउट किसी को? यस सर। No, sir. ठीक है, ये बेसिस याद रखिएगा। मैंने एक क्वेश्चन देखा था नीट में, एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ऐसा क्वेश्चन था नीट में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बताएं भाई, किसी को कोई भी डाउट हो? सर लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन बेटा एक जगह से दूसरी जगह चल करके जाना, या अपनी अपनी पोजीशन को चेंज करना, है ना। तो वहां पे अब प्लांट क्या होते हैं, वो तो रूटेड होते हैं एक ही जगह पे, तो लोकोमोशन नहीं कर सकते। तो एनिमल में भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस एक ही जगह रहते हैं, वो मूव नहीं करते। इसी तरह से जो हाइड्रा होते हैं, निडेरियंस में जो आते हैं, वो भी नहीं करते। वो हम पढ़ेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, मैं आपको बताऊंगा, है ना। लेकिन वो एक्सेप्शन होते हैं। नॉर्मली एनिमल मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दे कैन शिफ्ट फ्रॉम अ लोकेशन टू अनदर लोकेशन, लेकिन यूं कहे डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे प्लांट में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। ठीक है, और कोई भाई? लोकोमोशन के नीचे क्या लिखा है? ये सेंसरी ऑर्गन। सर ये क्या होता है? मतलब जैसे हमारे आपके सेंस, हम लोग टच कर सकते हैं, किसी चीज को फील कर सकते हैं, हमें पेन फील होता है ना, और हमें प्लेजर फील होता है, हम कुछ चीज स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये सेंसरी सिस्टम प्लांट में नहीं पाता, है ना। क्लियर? हेलो। यस सर। बोलो बोलो बेटा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आगे दिखा दीजिए कुछ। अच्छा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के आगे छूट गया था मेरा कुछ टिकने। अच्छा, ये लिखा हुआ ना इधर देखो। तो मैंने ये लिखा था कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था। तो फर्स्ट बेसिस वो सेल वॉल, है ना। सेकंड था प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक क्रिस्टल। तो प्लांट के प्रोटोप्लाज्म में क्रिस्टल पाए जाते हैं और एनिमल में नहीं पाए जाते हैं। थर्ड था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं और एनिमल ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट में ग्रोथ, फिर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ।
तो प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, एनिमल में लिमिटेड होती है। ऑर्गन सिस्टम, तो हमारे आपके अंदर हार्ट पाया जाता है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है ना, ऑर्गन पाए जाते हैं, किडनी पाई जाती है, लिवर पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। प्लांट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं पाया जाता है ना। नेक्स्ट है लोकोमोशन, तो प्लांट जहां रहते हैं हमेशा वहीं पे रहते हैं, एक ही जगह पे स्टेबल रहते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, अपनी जगह नहीं चेंज कर सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एनिमल ऐसा कर सकते हैं, है ना। सेंसरी सिस्टम, तो प्लांट किसी भी चीज को, पेन को, टच को, किसी चीज को फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन एनिमल हर चीज फील कर सकते हैं। तो ये बेसिस थे जिनके बेसिस पे उसने कहा कि देखो ये कैरेक्टरिस्टिक प्लांट में पाए जाते हैं, ये एनिमल में पाए जाते हैं। तो इसीलिए उसने प्लांट और एनिमल्स को अलग अलग कर दिया और दो किंगडम बना दिए, प्लांटेई और एनिमलिया में। अभी क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, ग्रेट। Yes, sir. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट पे क्या है, नेक्स्ट है हमारा अब सेकंड सिस्टम क्या है, तो हमारे एनसीईआरटी में भी दे रखा है, दैट इज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। सर एक मिनट स्लाइड कर दीजिए। अच्छा ठीक है, पीछे वाले लो। हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो नेक्स्ट है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो अभी तक दो किंगडम तो बन चुके थे, ठीक, तो अभी तक दो किंगडम तो बन चुके थे। तो पहला किंगडम हमें पता था प्लांटेई है, और दूसरा किंगडम है एनिमलिया। अब क्या हुआ, एक तीसरे साइंटिस्ट आए, उन भाई साहब का नाम था अर्नेस्ट हैकेल, है ना। तो अर्नेस्ट हैकेल एक साइंटिस्ट आए, अर्नेस्ट HACKE, अर्नेस्ट हैकेल ने कहा कि देखो भाई, प्लांट और एनिमल में जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, है ना, क्या किया उसने कहा कि जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उसने कहा इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को अलग करो, ना उनको प्लांटेई में रखा जाएगा तो ना उनको एनिमिलिया में रखा जाएगा। और उसने कहा कि सभी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को निकाल करके एक थर्ड किंगडम बनाया जाए, और तीसरा किंगडम जो उसने एड ऑन किया दैट वाज प्रोटिस्टा। तो नोट करेंगे, अर्नेस्ट हैकेल separated unicellular, Ernest Haeckel separated unicellular organism like animals. सर रिपीट। Ernest Haeckel separated unicellular organism like algae, unicellular organism, algae ये एक तरह के प्लांट होते हैं, like algae, fungi and animal full stop. He placed all these organisms in a similar group and made third kingdom Protista. तो उसने सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप से निकाल लिया, एल्गी को निकाल लिया, फंजाई को निकाल लिया, एनिमल को निकाल लिया, तो बाकी जितने सारे ग्रुप थे उन सभी ग्रुप से यूनिसेलुलर को निकाल के एक साथ रख दिया। इसीलिए प्रोटिस्टा को मिक्स किंगडम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हैं, उनको एक साथ रखा गया, और किस बेसिस पे कि वो सब यूनिसेलुलर, इसीलिए इसको नोट कर लो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स किंगडम।
इट इज कॉल्ड मिक्स किंगडम। क्लियर है? Yes, sir. Sir, तो but एल्गी कहां से? fungi is not a unicellular organism. It can be, but it is also multicellular organism. Actually, yeast is a fungi which is unicellular But and it right. और हाँ, और वहाँ एक तो यीस्ट हो गए, और ईस्ट को अभी भी हम फंजाई में पढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज है, एक स्लाइम मोल्ड होते हैं। तो स्लाइम मोल्ड बेसिकली दे हैव मोर रिजेम्बलेंस विद द फंजाई, लेकिन उनको फंगल एनिमल भी कहा जाता है, बट दे रिजेंबल विद द फंजाई। तो स्लाइम मोल्ड को निकाल करके उसने यहाँ पे रख दिया, है ना। तो फंजाई से उसने स्लाइम मोल्ड निकाला। एल्गी से उसने क्या किया, डायटम्स यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं उनको निकाल लिया। और एनिमिलिया में उसने क्या किया, जो प्रोटोजोआ थे ना, अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, इनको निकाल के रख दिया, है ना। तो तीनों अलग अलग जगह से निकाल। अच्छा, इस टाइम तक जब हैकेल ने क्लासिफिकेशन सिस्टम डिजाइन किया, तो उस समय तक हम फंजाई को कहां पढ़ते थे? प्लांटेई में। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि फंजाई में भी सेल वॉल होती है और प्लांटेई में भी सेल वॉल होती है। क्लियर है? Yes, sir. है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब आइए, ठीक है, ये हो गया हमारा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब आते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? देख, जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, तो चौथा किंगडम अब ये कैसे ऐड किया गया, है ना। तो एक साइंटिस्ट कोपलैंड, क्या नाम था उनका? कोपलैंड भाई साहब। तो कोपलैंड कब से आए थे? 1956 की बात है। इस टाइम पीरियड के पहले, इस जमाने के पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं। इस टाइम के आते आते नॉल और रस्का, 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज। ऑन द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, व्हेनेवर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, सो द मेनी साइंटिस्ट दे स्टार्ट यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जब साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एकदम विगरसली यूज करना शुरू किया, तो एक बड़ी आश्चर्य वाली बात आई, बड़ी एक लाइक सरप्राइजिंग चीज निकल करके आई। उन्होंने देखा भाई साहब, प्लांट सेल 2 तरह की होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तब इस दुनिया को पता चला कि भाई साहब सेल 2 तरह की होती है। कौन? एक प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो अभी तक तो कहानी में एक ट्विस्ट नहीं था, सब लोग मानते थे कि सेल का मतलब सेल होता है। अब ये पता चल गया कि सेल 2 तरह की होती है। सो कोपलैंड ने क्या किया कि जितने भी कौन थे, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, उनको इसने सेपरेट कर लिया, है ना। सो ही सेपरेटेड प्रोकैरियोट्स। तो उसने कहा भाई साहब, ये लोग अलग टाइप के हैं प्रोकैरियोट्स, इनको आप कहां प्लांटे एनिमिलिया में और इसमें फंजाई में आपने रखा हुआ, आप इनको अलग कीजिए। तो कोपलैंड ने क्या किया, ही सेपरेटेड दिस प्रोकैरियोट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ किंगडम। रेस्ट ऑफ किंगडम इसने क्या किया, बाकी के सब किंगडम से, मैं आपको लिखवा दूंगा, समझ लीजिए सर। तो बाकी के सब किंगडम से इसने निकाल दिया, और इनको निकाल करके इसने एक चौथा किंगडम बनाया। और कोपलैंड ने कहा कि भाई साहब, ये जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, इन यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को एक ग्रुप में रखा जाए, और उसे हमने क्या बोला? मोनेरा। तो हमारा चौथा किंगडम जो बना, वो मोनेरा किंगडम बना। तो चौथा किंगडम मोनेरा था, कोपलैंड ने बनाया। नोट करो, on the advent of electron microscope, on the advent of electron microscope, it became clear, on the advent of electron microscope, it became clear that cells are of 2 types. Cells are of 2 types, prokaryotic and eukaryotic. On the advent of electron microscope, it became clear that cells are of 2 types, prokaryote and eukaryote. Full stop. Copeland created Kingdom Monera
Copeland created Kingdom Monera in 1956. रिपीट कर दीजिए। Copeland created Kingdom Monera in 1956. He separated unicellular prokaryotes. He separated unicellular prokaryote from rest of the kingdom. तो ये कहानी थी कौन सी? फोर्थ की। अच्छा एक बात बताओ, फ्रैंकली बताइएगा। सर आप एक बार लास्ट पॉइंट रिपीट कर सकते हो? ठीक है, नोट करेंगे। क्या लास्ट टाइम में लिखा था? हाँ, he separated unicellular prokaryote. He separated unicellular prokaryote from rest of the kingdom. बाकी की 3 kingdoms. From rest of the kingdom and kept them in Monera. तो यहां तक किसी को डाउट? एक और बात। नो सर। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सबको क्लियर है ना? हम लोग 9th में पढ़ते थे, सबको Yes, क्लियर है sir. ना? देखो, कभी भी अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि किसी बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको डाउट, तो उस डाउट को डाउट मत रखिएगा, डाउट को क्लियर करिए, है ना? बट दैट शुड बी लॉजिकल। लेकिन अगर आपका डाउट है तो आप क्लियर करिए, उसमें बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना चाहिए, है ना? यहीं पे आप अपनी जो डिमेरिट्स है उनको आप क्या करेंगे, एंड करेंगे, उनको करेक्ट करेंगे, रिकरेक्ट करेंगे। तो अगर आपको कहीं पे कोई बेसिक में डाउट हो तो आप हेजिटेट नहीं करिएगा, ठीक है? ओके, अब आ जाते हैं भाई साहब असली कहानी में। तो असली कहानी क्या है? व्हाइटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे बना, क्या है व्हाइटेकर का 5 किंगडम। तो अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। ये था हमारा सी और डी। तो डी दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन system of Whittaker system, or this 5 kingdom classification system, it was given by a scientist, his name was R.H. Whittaker. तो R.H. Whittaker साहब थे, ये 1969 में, बहुत ज्यादा पुरानी बात है, 1969 में इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, ठीक है? अच्छा, मुझे मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये किस टाइप का, वो 3 जो हमने पढ़े थे ना, उनमें से कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम है? यही आज की डेट में सबसे ज्यादा एक्सेप्ट। फाइलोजेनेटिक। राइट, वेरी गुड, ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना? अब व्हाइटेकर ने किस बेसिस पे 5 किंगडम अलग अलग बनाए, वो हम लोग बात रुकिए एक मिनट। देखो, अब R.H. व्हाइटेकर ने क्या किया, अब R.H. व्हाइटेकर ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इसने बोला जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब प्रोकैरियोट्स, उनको सबको उसने कहा कि प्रोकैरियोट देखो सबसे पहले आए हुए, है ना? तो उसने कहा कि देखो वर्ल्ड में सबसे पहले जो आए होंगे वो प्रोकैरियोट होंगे। तो प्रोकैरियोट सभी यूनिसेलुलर होते हैं, कोई भी प्रोकैरियोट मल्टीसेलुलर नहीं होता, ठीक है? तो उसने कहा कि इनको सबको एक क्लासिफिकेशन सिस्टम में रखा जाए, और उसको क्या कहा गया? मोनेरा। तो पहला उसने कहा, देखो उसने बोला कि मोनेरा सबसे पहले आए इवोल्यूशन में, तो इसलिए सबसे पहले किसको रखा जाएगा? मोनेरा को। हालांकि सबसे पहले खोजा कौन गया? प्लांटेई। याद रखिएगा, जब भी नीट में क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछे आते हैं कि अगर पूछा जाए विच वाज द फर्स्ट किंगडम, सो द प्लांटेई वाज फर्स्ट किंगडम, राइट? तो प्लांटेई वाज द फर्स्ट किंगडम व्हिच वाज मेड। तो प्लांटेई वो पहला किंगडम था जिसे बनाया गया, है ना? एंड द नेक्स्ट किंगडम व्हिच वाज मेड दैट वाज द एनिमिलिया। तो पहला प्लांटेई, एनिमिलिया डिस्कवरी के बेसिस पे। लेकिन
फाइलोजेनेटिक बेसिस पे सबसे पहले कौन आए? मोनेरा आए। तो उसने कहा कि देखो भाई साहब, सबसे पहले कौन आए होंगे? तो सबसे पहले मोनेरा आए। तो हमने क्या किया भाई, मोनेरा को सबसे पहले क्लान किंगडम में रखा। मोनेरा के बाद उसने कहा कि अब दूसरी तरह की जो सेल है वो यूकैरियोट। यूकैरियोट दो तरह की हो सकती है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। उसने बोला जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उनको एक दूसरे किंगडम में रखा जाए और उसका नाम रखा गया प्रोटिस्ट। तो फिर मोनेरा के बाद कौन आए होंगे सीक्वेंस में, एवोल्यूशन में? प्रोटिस्टा आए होंगे। मतलब कि बैक्टीरिया के बाद अगर दुनिया में कोई आए होंगे तो अमीबा और पैरामीशियम टाइप के ऑर्गेनिज्म आए होंगे। फिर उसने बोला यूकैरियोट दो तरह के, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को उसने दो बेसिस पे डिवाइड किया। किस बेसिस पे डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। तो उसने कहा कि जिनमें सेल वॉल पाई जाती है उनको अलग करो और जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती उनको अलग करो। अब जिनमें सेल वॉल पाई जाती है वो भी दो कैटेगरी के हो सकते हैं। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब इसने क्या किया, ऐसे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट जिनमें सेल वॉल पाई जाती है उनमें दो तरह का न्यूट्रिशन है। उसने कहा जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं उनको एक अलग किंगडम में रखा गया और किंगडम बनाया गया फंजाई। तो फंजाई किंगडम को अलग से डिस्क्राइब करने वाला जो बंदा था, ही वाज नो अदर देन बट आरएच व्हाइटेकर। तो आरएच व्हाइटेकर ने कहा, एक नया किंगडम बना दिया, जो पांचवा किंगडम था दैट वाज फंजाई। तो सबसे लास्ट में फंजाई बनाया गया। तो ये क्रेडिट जाता है आरएच व्हाइटेकर। तो अब फंजाई बना दिया गया। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि जिनमें सेल वॉल पाई जाती है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उनके लिए एक चौथा किंगडम बनाया गया, दैट वाज द प्लांटेई। और उसने कहा कि जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है और इनमें जो न्यूट्रिशन है वो कैसा न्यूट्रिशन है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। उनको भाई साहब एक अलग किंगडम में रख दो और उसे कहा गया होलोजोइक। का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इट मेंट बाय होलोजोइक? कैन समबडी एक्सप्लेन मी? तो बता सकता है मेरे को कि So, होलोजोइक मोड ऑफ breakdown of food is inside the body. दे ब्रेक डाउन द फूड इनसाइड द बॉडी। ओके, और कोई? देखो, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को या तो इनगल्फ कर ले, जैसे कि अमीबा यूनिसेलुलर, या जैसे कि स्नेक, और या फिर वो क्या करे कि फूड को पार्टिकल में खाए। तो फूड को पार्टिकल में भी खा सकते हैं, मतलब एज ए होल अगर कोई चीज ले लेता है ना, तो उसको चाहे पार्टिकल के फॉर्म में खाए और चाहे वो इनगल्फ कर ले। ऐसे ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। हाँ, जू वर्ड का मतलब भी होता है एनिमल्स। तो नॉर्मली एनिमल्स क्या करते हैं, वही होलोजोइक होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स के ऐसे न्यूट्रिशन को होलोजोइक है। तो इस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आईटीकर ने बनाया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको नोट करिएगा। आपके स्कूल में पूछे जाने वाला है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। और अगर वो आपसे पूछते हैं तो आपको ऐसे ही डिस्क्राइब करना है जैसा। बोलो भाई, किसी को डाउट? एनी वन ऑफ यू, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब ये भी देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन जो आपको स्कूल में लिखना होगा, ये आपके नीट से ज्यादा, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका बेसिस क्या था, किस बेसिस पे? ओके, तो किस बेसिस पे इन्होंने इसको क्लासिफाई किया? नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे, बेसिस ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेसिस ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मतलब कि आरएच व्हाइटेकर ने सभी एनिमल्स को, सभी ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में कैसे कैसे क्लासिफाई। चलिए, तो सिर्फ 5 बेसिस पे नोट करेंगे। आरएच व्हाइटेकर has used R.H. Whitaker has used 5 criteria to classify different kingdom. First, complexity of cell structure, मतलब
प्रोकैरियोट कम कॉम्प्लेक्स, उनको अलग करो, और यूकैरियोट ज्यादा कॉम्प्लेक्स, उनको अलग करो। तो पहला क्या था? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, दैट इज प्रोकैरियोट, दैट इज प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। सेकंड, complexity of that is complexity of structure of complexity of structure of organism। क्या मतलब? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। नोट करेंगे, complexity of the structure of organism like unicellular and multicellular। थर्ड was mode of nutrition। अभी हमने देखा mode of nutrition, तो हमने क्या किया? ये नॉन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, होलोजोइक, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो थर्ड क्राइटेरिया वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, फोर्थ क्राइटेरिया, तो चौथा क्राइटेरिया लिया, दैट इज इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल। क्या मतलब हुआ भाई? मतलब इनमें कौन से प्रोड्यूसर हैं प्लांट, कौन से डिकम्पोजर हैं फंजाई, कौन से होलोजोइक है, मतलब ये है कंज्यूमर है, दैट इज एनिमल। तो नोट करेंगे, इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल लाइक प्रोड्यूसर, लाइफस्टाइल को फोर्थ है इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल, है ना, लाइक प्रोड्यूसर। नेक्स्ट, डिकम्पोजर एंड प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर एंड कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर जो फूड प्रोड्यूस करें जैसे प्लांट, डिकम्पोजर जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज कर दें फंजाई, कंज्यूमर लाइक एनिमल्स। फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनिक मतलब एवोल्यूशन। नोट करेंगे, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, दैट इज एवोल्यूशन। तो मोनेरा पहले आया तो मोनेरो को पहले रखा, और एनिमल सबसे बाद में आए तो सबसे आखिरी में किसको रखा? एनिमल में। तो पहले मोनेरा आए तो हमने मोनेरा को रखा, फिर प्रोटिस्टा आए तो फिर प्रोटिस्टा को रखा, फिर फंजाई आए, फिर प्लांटेई आए, और फिर एनिमलिया आए। इनके इस दुनिया में आने का सीक्वेंस ये था, इनके डेवलपमेंट का सीक्वेंस ये था। तो एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट सबसे आखिरी एस्पेक्ट था। ये 5 एस्पेक्ट या 5 क्राइटेरिया थे जिनके बेसिस पे आर.एच. व्हाइटेकर ने पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट? नो सर। लास्ट बहुत बढ़िया सर, लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। हाँ जी बेटा, बोलो तारिक, क्या बोला? लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट नोट करो, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, दैट इज on the basis of evolution, on the basis of evolution। अच्छा, एक कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि व्हाट इज द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये क्या होता है? एक और बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा देता हूं यहां से, इस पीपीटी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सर, ले ली। ग्रेट, चलिए, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, 5 किंगडम है ना? नो सर। अब क्या हुआ कि अब आ जाते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो देखो, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, अगर आपसे कोई बोले कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है तो वो गलत है। ऐसा कोई 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम होता नहीं है। इसको बनाने की कोशिश की गई और ये अभी तक अक्रॉस द वर्ल्ड इसको ये एक्सेप्टेड नहीं है ना। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट इज प्रपोज्ड क्लासिफिकेशन।
दिस इज द प्रपोज्ड, है ना, इसको प्रपोज किया गया कि ऐसा होना चाहिए। एक साइंटिस्ट थे, उन भाई साहब का नाम था कार्ल वूज, है ना, तो नोट करेंगे, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज proposed by कार्ल वूज। अब क्या इनको दिक्कत क्या थी? इन्होंने कहा कि ये जो मोनेरा है, इनको दिक्कत कहां पे थी? इन्हें दिक्कत यहां पे, इन्होंने कहा कि भाई साहब जो मोनेरा है ये 2 तरह के पाए जाते हैं, और बात भी सही है उनकी, काफी हद तक बात सही है, काफी हद तक उनकी बात लॉजिकल है। तो उन्होंने कहा कि देखो मोनेरा जो होते हैं ना, ये 2 तरह के पाए जाते हैं, और एक काम करो, इस मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड। इसने बोला कि जो मोनेरा में तो मेनली आप किसको कंसीडर करते हो? बैक्टीरिया। तो मोनेरा के जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो बैक्टीरिया है। तो उसने कहा कि मोनेरा को, इसमें बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं। उसने पूरा इस दुनिया में सबसे पहले जो बैक्टीरिया आए थे, सबसे पहले जो बैक्टीरिया आए, उसने बोला कि उन बैक्टीरिया का नाम था आर्की बैक्टीरिया। तो उसने कहा कि एक किंगडम बनाओ नया, 6 किंगडम, उसका नाम रखा जाएगा आर्किया। तो आर्किया में हम लोग किसको रखेंगे? आर्की बैक्टीरिया को रखेंगे। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, दे आर द ओल्डेस्ट सेल ऑफ अर्थ, ओल्डेस्ट सेल ऑफ अर्थ, ये दुनिया की सबसे पुरानी सेल है ना, एंड दे आर द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म एज वेल। तो उसने कहा इनको अलग रखो क्योंकि ये बाकी बैक्टीरिया से अलग है। और इसने बोला कि मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड, पहला आर्किया और दूसरा कौन होते हैं? दूसरा आएगा मोनेरा। मोनेरा में फिर किसको रखा जाएगा? उसने कहा कि मोनेरा में सिर्फ उन बैक्टीरिया को रखा जाएगा जिन्हें बोला जाता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या है? यू वर्ड का मतलब होता है मॉडर्न, जो नए बैक्टीरिया होते हैं। तो उसने बोला कि जो न्यू बैक्टीरिया है ना, न्यू बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया में रखो। तो उसने कहा कि मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, दैट इज आर्किया एंड यू बैक्टीरिया। सो दिस आर्किया इज द 6th प्रपोज्ड क्लासिफिकेशन या 6 किंगडम प्रपोज्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई? यस सर। ठीक है, तो अब आप ऐसा करेंगे, जो मैंने ड्रॉ किया है ना, मोनेरा लिख के लिखो इसको अलग से, मोनेरा, फिर मैं लिखवा देता हूँ ये जो बात मैंने आपको बताई। चलिए नोट करिए। अकॉर्डिंग टू हिम या अकॉर्डिंग टू कार्ल वूज, अकॉर्डिंग टू कार्ल वूज, मोनेरा और प्रोकैरियोट्स कैन बी, मोनेरा और प्रोकैरियोट्स कैन बी separated into, can be separated into 2 groups, can be separated into 2 groups. First, archaea, where we will kept, first archaea, where we will kept archibacteria, and second monera, where we will kept eubacteria. Full stop. According to him, according to him, eubacteria and archibacteria, they have different, they have, according to him, according to him, eubacteria and archibacteria, eubacteria and archibacteria are quite different in structure and composition, quite different in structure and composition of cell. आर्ची बैक्टीरिया की बात क्या है?
is quite different in structure and composition of cell. ठीक भाई, क्लियर है यहां तक? यस सर। तो चलिए इन पहला आप इन हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर नेक्स्ट। के बाद क्या है? हाँ जी, क्या? क्वाइट डिफरेंट के बाद क्या है? इन स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ देयर सेल। तो आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसका कॉम्पोजिशन अलग होता है, और यू बैक्टीरिया का, ये बिल्कुल बात सही है, अलग होता है। दोनों के दिखते अलग हैं, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, सेल का कॉम्पोजिशन अलग है। तो ये बेसिस थे जिसके बेसिस पे उन्होंने कहा इसको अलग करना चाहिए। हालांकि अभी तक अलग नहीं हुआ, आज भी हम मोनेरा में ही दोनों को पढ़ते हैं, आर्की और यू बैक्टीरिया को दोनों को स्टडी करते हैं, मोनेरा में स्टडी। ठीक है, क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ जी बताइए, बताए भाई, कौन पूछ रहे हैं? कोई डाउट किसी को? फर्स्ट पॉइंट इज सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। तारिक थोड़ा माइक्रोफोन तुम्हारा सही नहीं है, थोड़ा पास में आके बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हो आप? सर सिक्स किंगडम का फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। सिक्स किंगडम का फर्स्ट पार्ट तो नोट करेंगे। द सिक्स किंगडम, दिस वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट कार्ल वूज। दिस वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट कार्ल वूज। ठीक है, he separated Monera into two parts. He separated Monera into two parts, Archaea and Eubacteria. Archaea and Eubacteria, ये फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये चैप्टर है अलग से, है ना। तो सबसे पहले आते हैं मोनेरा, हेडिंग डालिए मोनेरा। तो मोनेरा पे आ जाते हैं। तो मोनेरा क्या है ना? अब हमको पता चला गया मोनेरा क्या है, तो मोनेरा की बात करना शुरू करते हैं। तो देखो भाई, मोनेरा में मेनली हम किसको पढ़ते हैं? मोनेरा में हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया ही इसका रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन। चलिए आ जाते हैं मोनेरा। तो मोनेरा, अब मोनेरा में किसको रखते हैं, कैसे रखते हैं, वो सब आपको चीजें तो पता हो गई, नोट करो। मोनेरा दे आर यूनिसेल्युलर, पहला पॉइंट है, दे आर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक organism. Monera are unicellular prokaryotic organism. First point. Next point. Their cell body, their cellular body, मतलब उनकी जो सेल होती है, their cellular body remains covered with mucilage. क्या होता है, इनकी सेल के ऊपर जेल जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, उसको म्यूसिलेज कहा जाता है। Their cellular body remains covered with, their cellular body remains covered with mucilage. तो इनकी सेल के ऊपर इस तरह से जेल जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, म्यूसिलेज। ये सेल को हाइड्रेट करके रखता है, और जब वाटर की कमी होती है तो म्यूसिलेज सूख जाता है और हार्ड हो जाता है, और अंदर जो सेल होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये म्यूसिलेज। थर्ड पॉइंट, their DNA is naked, their DNA is naked and circular. तो इनका जो डीएनए होता है, उस डीएनए के चारों तरफ किसी भी तरह की कोई प्रोटीन नहीं पाई जाती, दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रोटीन। और कैसा होता है, इस तरह से सर्कुलर होता है, गोल होता है। देयर डीएनए इज नेकेड एंड सर्कुलर। नोट कर लो इसी में, दैट इज नीदर एसोसिएटेड विद प्रोटीन, नीदर एसोसिएटेड विद एनी प्रोटीन, and neither associated
with protein, nor neither associated with protein, nor it have free end. तो फ्री एंड नहीं होते क्योंकि गोल होता है, सर्कुलर होता है। neither associated with any protein nor free end. नॉर्मली डीएनए के साथ में एक हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है जिसके साथ में डीएनए नॉर के बाद क्या बोला आपने? नॉर इट हैव फ्री एंड। नेक्स्ट पॉइंट, they do not have cell organelle. They do not have cell organelle. They do not have cell organelle. Next point, they multiply by binary fission. जानते हो ये प्रोसेस क्या होती है? Yes, They sir. multiply by binary fission. ये एक सेल होती है और ये एक सेल इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड होती है, ये दो में ऐसे डिवाइड होती है और फिर बीच से ब्रेक हो जाती है और दो अलग अलग छोटी सेल में डिवाइड होती है। इस प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। जिसको आइडिया नहीं हो वो लोग नोट करते आएंगे साथ में। दे डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। नेक्स्ट पॉइंट, the mode of nutrition. The mode of nutrition is, अब कौन कौन सा मोड न्यूट्रिशन? The mode of nutrition is autotrophic, मतलब खुद का खाना बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। तो दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है, ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, they are found in all type of habitat. इस दुनिया में हर जगह जहां पे लाइफ पॉसिबल है वहां ये पाए जाते हैं। they are found in all type of habitat, ये सब जगह पाए जाते हैं। क्लियर है सर? यही तो रीजन होगा ना इनके एवोल्यूशन का, मतलब इतने पहले से, क्योंकि सारे right. कंडीशन में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे कंडीशन को झेल सकते हैं। ये बर्फ में भी पाए जाते हैं, आइस में भी, ये डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, ये वाटर में भी पाए जाते हैं, ये माउंट एवरीवेयर दे आर फाउंड जहां पे लाइफ पॉसिबल है। सर टाइप ऑफ क्या है? हाँ, टाइप ऑफ बात क्या है? टाइप ऑफ टाइप अभी मतलब अभी जो मैंने बोला, ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट। ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट, ठीक है। अब देखो जो, और नोट कर लेंगे, देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म आर बैक्टीरिया। देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म आर बैक्टीरिया। तो मोनेरा को जो रिप्रेजेंट करने वाले ऑर्गेनिज्म है वो भाई साहब बैक्टीरिया है। तो ये था हमारा मोनेरा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक मोनेरा के, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा कितने टाइप के पाए जाते हैं। उसके पहले मैं एक बात और बता दूं, है ना। तो टाइप्स ऑफ सेल के बेसिस पे, है ना, तो शेप ऑफ बैक्टीरिया आप लोग सब लिख सकते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं, शेप ऑफ बैक्टीरिया, है ना। तो हमने बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पे हमने कई सारे पार्ट में डिवाइड किया। देखो यहां पर क्या है, तो हमने शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट। सबसे पहले है कोक्काई। कोक्काई का मतलब होता है स्फीयर, गोल। जैसे एक बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस निमोनियाई, निमोनिया फैलाने वाला बैक्टीरिया है, डिप्लोकोकस निमोनियाई नाम है। तो उसमें वर्ड क्या है, डिप्लोकोकस। इसका मतलब कि गोल गोल 2 सेल से मिलकर बना होगा। तो बैक्टीरिया कैसा होगा, ऐसा। तो निमोनिया का बैक्टीरिया ऐसा होगा। तो ऐसे बैक्टीरिया जो गोल होते हैं शेप में, स्फीयर के शेप, उनको कोक्काई कहते हैं। दूसरे होते हैं बैसिलाई, जो रॉड के शेप के बैक्टीरिया होते हैं, इस तरह से रॉड के शेप के दिखाई, उनको बैसिलाई कहा जाता है। तीसरे होते हैं स्प्रिल्स। स्प्रिल वो होते हैं जो स्प्रिंग के शेप के होते हैं, है ना। ये देखो इस तरह से स्प्रिंग के शेप होते हैं, उनको स्प्रिलाई कहते हैं, है ना। तो शेप के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में, ठीक है। स्फीयर नोट कर लो, इस कोक्काई,
बैसिलाई एंड स्प्रिल्स। ठीक है, स्प्रिल मतलब स्क्रू शेप, स्क्रू शेप। तो बेसिकली हम बैक्टीरिया को इतने 3 शेप में डिवाइड कर, समझ आया भाई? यस सर। ठीक है, Yes, अब sir. यहाँ पे देखो 2 गोल गोल सेल इकट्ठा हो गई। देखो अब ये फर्दर ऐसे नाम दिए जाते हैं। 2 तो हमने कहा डिप्लोकोक्काई हो गया, है ना, डिप्लोकोकस हो गया। और एक लंबी सी चैन बनी तो हमने इसको स्ट्रेप्टो कह दिया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। तो गोल बैक्टीरिया चैन में हो गए। 4 इकट्ठा हो गए, टेट्राड कह दिया। 4 से ज्यादा इकट्ठा हो गए क्यूब के शेप पे तो हमने सार्सिना कह दिया। और इस तरह से और सारा ग्रुप हो गया, उसको स्टाफाइलोकोक्काई कहते हैं, है ना, राइट। तो ये फर्दर क्लासिफिकेशन है, इसकी आपको जरूरत नहीं है, हालांकि आप ऊपर वाला याद रखिएगा 3 पार्ट। ठीक है, Yes, तो sir. आज यहीं तक रखते हैं, है ना। अब आप बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम या कहीं पे ना समझ में आया हो, कोई दिक्कत हुई है तो शेयर कीजिए आप मेरे साथ। एनीवन ऑफ यू फील फ्री टू शेयर। और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिए, मतलब सब्जेक्ट में या हम कैसे पढ़ेंगे उसमें भी अगर डाउट है ना, तो आप वो भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, है ना। और कभी भी आपको लगे कि जैसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं, है ना, तो आपको अगर ये लगे कि मतलब कोई बेसिक चीज आपको नहीं आती, तो आप फ्रैंकली वहीं पे मुझे पॉज करके, कोई भी टॉपिक खत्म जैसे पॉज करते हैं अपन, तो मैं पूछता हूँ। हाँ जी सर, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है मोनेरा में? एक्चुअली क्या होता है कि हमने ऑटोट्रॉफ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ। तो फोटो ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो लाइट से अपना फूड बना देते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो पर्टिकुलर किसी भी केमिकल के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके अपनी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाते हैं। तो ना तो उनको लाइट की जरूरत होती है और ना ही लाइट के सोर्स से बने हुए किसी फूड की जरूरत होती है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल्स के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं, उन मॉलिक्यूल को ब्रेक करके उनसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाते हैं और इससे एनर्जी ड्राइव करते हैं, उनको हम कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक बैक्टीरिया होते हैं सल्फर बैक्टीरिया। ये जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल। सल्फर बैक्टीरिया दे आर एक्चुअली फाउंड इन द सल्फर रॉक्स। तो ये क्या करते हैं, सल्फर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं। जब सल्फर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो उसके मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। उन इलेक्ट्रॉन से इनकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम चलता है, उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, और फिजियोलॉजी में भी पढ़ाऊंगा डिटेल में, मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पर ये उससे एनर्जी ड्राइव करते हैं। दिस काइंड ऑफ द बैक्टीरिया आर नोन एज कीमो ऑटोट्रॉफ। और एक्चुअली आर्की बैक्टीरिया, मोस्टली आर्की बैक्टीरिया, दे आर कीमो ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर है? यस सर। ठीक है सर, हाँ जी बताए। सर हम मोनेरा को किस में कीप करते हैं? क्या क्या सर, मोनेरा को हम किस में रखते हैं कैप? मोनेरा को हम मोनेरा में ही रखते हैं। अभी तो हम मोनेरा में ही पढ़ते हैं, मोनेरा को अलग नहीं करते। 5 किंगडम सिस्टम का पहला सिस्टम मोनेरा होता है। ठीक है, राइट। राइट, ठीक है। तो घर में जाइएगा, पढ़िएगा, और अगर किसी तरह का कोई डाउट हो, है ना। सर तो वायरस में आता है। वायरस को हम किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखते। अब नेक्स्ट में वही पढ़ाऊंगा कि ये पढ़ाने के बाद मोनेरा कि वायरस एक अकेला बायोलॉजी फैमिली का मेंबर है, जिसको कि हमने मतलब वायरस के, जिसको कि हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम से अलग कर दिया। क्यों किया, कैसे किया, ये आपके एनसीईआरटी में देखो दिया हुआ है ना, इसी चैप्टर, इसी में देखेंगे क्लासिफिकेशन में। आप देखोगे कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो मैं दिखाता हूँ एनसीईआरटी में। ये देखो एनसीईआरटी में आखिरी में दिया हुआ है ना। तो ये मैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा करके, तो प्रोटिस्टा पढ़ाऊंगा, मोनेरा पढ़ाऊंगा, और फंजाई पढ़ाने से पहले वायरस पढ़ाऊंगा, फिर फंजाई पढ़ाऊंगा, और ये ठीक है ना। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। पढ़िएगा और डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय। सर हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी बाय भी? बेटा एक्चुअली क्या है, ये पूरे प्रोग्राम को जो लाइक डिजाइन करते हैं और जो पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो निष्कर्ष जी है ना। तो शायद उन्हीं से आपका कांटेक्ट हुआ होगा। तो लर्निवियो में जो निष्कर्ष जी हैं, तो निष्कर्ष जी से आप एक बार कांटेक्ट कर दोगे तो आपको वो शेड्यूल बता देंगे कब कब होगी, है ना। वीक में 2 डेज होती है, 2 डेज होती है। तो वैसे शायद उन्होंने मेरे को इन्फॉर्म किया थर्सडे और ट्यूसडे थर्सडे होगी मेरी क्लास। तो फिर भी आप निष्कर्ष जी से एक बार कंफर्म कर लें, वो कंफर्म शेड्यूल आपको बता देंगे, है ना।